देगा। नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करने वाले हैं रायसेन, झाबुआ और गोंडा की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के रायसेन की, जहां पर नया गांव पुल का हिस्सा अचानक से भरभराकर गिरने से प्रदेश भर में हड़कंप मच गया है। रायसेन में नया गांव पुल का हिस्सा अचानक से भरभराकर गिरने से प्रदेश भर में हड़कंप मच गया। हादसे में एक की मौत और 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जबकि कई मजदूर बाल बाल बच गए हैं। इधर मंत्री और अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हादसे की जानकारी ली है और जांच के निर्देश भी मंत्री ने दिए हैं। देखिए इस पर रिपोर्ट। ये तस्वीरें रायसेन जिले में बरेली पिपरिया मार्ग की। नया गांव का 40-50 साल पुराना पुल अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। लगभग 50 फीट का हिस्सा नीचे समा गया। हादसे के वक्त पुल के नीचे निर्माण कार्य चल रहा था और ऊपर से भारी वाहन गुजर रहे थे। गनीमत ये रही कि पुल गिरते ही नीचे काम कर रहे मजदूर भागकर बच गए, लेकिन ऊपर से गुजर रही 2 बाइकें सीधा मलबे में समा गई, जिनमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ये पुल कई वर्षों से जर्जर था, लेकिन विभाग ने समय पर मरम्मत नहीं की। इधर कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा और MPRDC के DGM ईश्वर सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण कर तकनीकी जांच शुरू करवाई है। यहाँ से 2 डंपर गुजरे थे, 2 डंपर के पीछे 2 बाइक थी। डंपर निकलने के बाद बाइक जैसे ही डंपर निकले हैं और पुल गिर गया है, तो पीछे बाइक लगी आ रही थी, तो बाइक वाले पुल के साथ नीचे गिर गए। उस कितने लोग घायल हुए हैं उसमें? 4 लोग। तो ये यहाँ कहाँ आते जाते हैं, क्या इनमें आता है? डंपर आते जाते रेत के डंपर आ रहे थे। तो भरे थे क्या, ओवरलोड भरे थे। अच्छा, ये बताइए इस पुल पे काम कब से चल रहा था? 10 दिन से क्या कहाँ काम चल रहा था इस पे? इसके नीचे चल रहा था काम। तो इस पुल को बंद नहीं किया था आने जाने के लिए? बंद नहीं किया था, इसका रिपेयर का काम चल रहा था। हमने गाँव वालों ने पूछी तो कोई केमिकल भर रहा है इसमें। पुल के धंसने की जानकारी प्राप्त हुई थी। जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई, तत्काल मौके पर TI और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और पुल के धंसने की वजह से 4 लोगों के चोटिल होने की जानकारी भी प्राप्त हुई थी, तो उनको तत्काल रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी प्रारंभिक तौर पर उनके स्वास्थ्य का उपचार किया जा रहा है। और पुल जैसा कि आपकी जानकारी में है कि 45 साल पुराना था और इसमें लगभग मेंटेनेंस का काम भी चल रहा था। और अभी वर्तमान में हम लोग प्लान कर रहे हैं हैवी ट्रैफिक का मूवमेंट किस तरह से डाइवर्ट किया जाए, छोटे 4 पहिए वाहन है उनका मूवमेंट को किस तरह से डाइवर्ट किया जाए, उसको डाइवर्ट करने की दिशा में भी प्लानिंग हमारी है। और बहुत जल्द इसमें रूट को डाइवर्ट करके सभी के साथ जानकारी भी साझा करेंगे ताकि आम जनता। सबसे बड़ा सवाल यही, जब पुल पर काम चल रहा था तो भारी वाहनों को आवाजाही की अनुमति क्यों दी गई? पुल को बंद क्यों नहीं किया गया और बिना सुरक्षा इंतजाम मजदूरों से काम क्यों कराया जा रहा था? हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन भी अब हरकत में आया, तो MPRDC के अधिकारी और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल मौके पर पहुंचे। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को सख्त आदेश दिए कि राज्य भर में 40 वर्ष से अधिक पुराने सभी पुलों, चाहे वे स्टेट हाईवे पर हो या फिर नेशनल हाईवे पर, तत्काल सर्वे कर इनकी सुरक्षा जांच कराई जाए। बिल्कुल निश्चित रूप से आप जो बात कर रहे हैं वो उसमें भी है। मैंने कहा कि जांच का विषय है, ये भी देखना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे ऐसे वाहन जा रहे हों जिस क्षमता के लिए पुल का निर्माण ना हुआ हो। अब ये जांच होगी तब पता चलेगा। ये असल में लगभग 40 से 42 वर्ष पुराना पुल है जो MPPWD द्वारा सन 1980 के लगभग बनाया गया था। ये हमारे यहाँ जो MPRDC की 2010 में सड़क हैंड ओवर हुई और उसके बाद से अभी जो हमारे यहाँ एक सर्वे होता है IPA में, उसमें ये वेरी पुअर ब्रिज की कंडीशन है।
वेरी पुअर ब्रिज की कंडीशन में होने के कारण इसमें अभी जो टेम्परेरी संधारण का कार्य था वो प्रगति था। सर ये टेम्परेरी था, सर ये टेम्परेरी अब आप बोल रहे हैं, फिर ये खिसल कैसे गया, क्या था ऐसा अब इतना बड़ा? एक्चुअली इसका जो नीचे के जितने भी सरिये थे वो सब एक्सपोज पोजीशन में थे, उस कारण से ये इसका जो फेलुअर है वो बीच में से आपने देखा होगा ठीक हो गया, क्योंकि सरिये जो थे वो उसका कंक्रीट का वो लोड नहीं ले पा रहे। रायसेन के नया गांव पुल हादसे ने एक बार फिर पुरानी संरचनाओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन असली जिम्मेदारी पुराने पुलों की समय रहते मरम्मत और निगरानी की है, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाहियां जानलेवा साबित न हो। तो देखिए, जिस तरह से ये बड़ी लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है, अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले को लेकर जो भ्रष्टाचार किया गया है इस पर क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इस तरह से एक पुल जो भरभरा कर ढह जाता है, भरभरा कर गिर जाता है, इस बीच एक बड़ी और जबरदस्त अनहोनी भी हो सकती थी। देखिए, घटना के बाद जिस तरह से मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले पर आगे देखना ये होगा कि किस तरह से और भी इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ रायसेन से सहयोगी शुभम साहू जुड़ रहे हैं। शुभम, एक बड़ी लापरवाही, एक बड़ा भ्रष्टाचार इसे कहा जा सकता है कि एक इतना बड़ा पुल जो भर कर गिर जाता है, ढह जाता है। जिले के बरेली पर नया गांव है जहाँ का पुलिस था कल जो कि सोमवार को भरभरा कर गिर गया है, जिसमें 4 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की मृत्यु हो गई। बात की जाए भ्रष्टाचार की तो देखिए, ऐसा जब अधिकारी को पता था कि पुल क्षतिग्रस्त है तो पुल का नया निर्माण कराना चाहिए, उसका रफ्तार बढ़ाना चाहिए था। बात की जाए तो ब्रिज के नीचे कुछ मजदूर भी कार्य करते, बिल्कुल ना तो कोई सेफ्टी दी गई थी, ना ही कुछ उपकरण दिए गए थे, इसके बावजूद भी मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। बड़ी लापरवाही एमपीआरडीसी की है। जी बिल्कुल, एक बड़ी लापरवाही तो है ही शुभम, लेकिन इसके साथ अगर बात करें तो देखिए, इस तरह से ये पहली घटना तो होगी नहीं, कई और लगातार घटनाएं सामने आती हैं। तो इसके पहले क्या कुछ कार्रवाई की गई? अभी कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन इसके पहले जो हादसे हुए उन पर क्या कुछ कार्रवाई की गई? और अब जो इतना बड़ा हादसा हुआ है इस पर आगे कार्रवाई होगी, ठोस कार्रवाई होगी कि या नहीं? और देखिए, जब ये इतना बड़ा पुल भरभरा कर गिर जाता है, जिसमें 2 बाइक्स गिरती हैं और 21 में मौत भी हो जाती है, अब देखने वाली बात ये होगी कि कार्रवाई क्या कुछ होती है। शुभम, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के झाबुआ की, जहां अन्नदाता खाद्य संकट से जूझ रहे हैं। झाबुआ में अन्नदाता यूरिया खाद संकट से जूझ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि खाद के लिए किसान कई दिनों से लाइन में लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे परेशान किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। किसानों का आरोप है कि उन्हें महंगे दामों में खाद की बोरियां दी जा रही हैं, जबकि राजस्थान में किसानों को खाद भरपूर मात्रा में मिल रहा है, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं मिल रहा? किसानों ने यह भी कहा है कि अधिकारी खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं, रात में खाद की बोरियां दूसरों को बेची जा रही हैं, और साथ ही किसानों को डर भी है कि अगर उन्हें समय पर खाद नहीं मिली तो उनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। हमारी समस्या है, हम 3 दिन से खड़ रहे हैं। कल बोला था कि हमारी मशीन खराब है, बाकी खातर नहीं दे रहे, और मशीन लेके कल और हमारे सामने आज ले गए मशीन, और कह रहे कि अभी खातर अभी नहीं मिलेगा, 2 बजे के बाद मिलेगा, और अब सोपड़ी लेके आओ। तो चौपड़ी अभी लेके थोड़ी, हम आधार कार्ड मंगाया था, आधार कार्ड लेके आए। हमको खाद नहीं मिल रहा, 3 दिन से हम यहाँ भटकी रहे हैं, और सुमासा से मतलब नहीं मिला,
वहीं कुशलगढ़ से बहुत मिल रहा है, राजस्थान से। यहाँ पर एमपी में क्यों नहीं मिलता, थानला तहसील में क्यों नहीं मिलता है? ये यहाँ का लोग अधिकारी कालाबाजारी करता है, रात में निकाल के दूसरों को बेच दे और बाजार में 550 में बोरी मिल रही और सरकारी रेट से हमको नहीं दे रहा। यहाँ 3 दिन वही आज लोग परेशान हैं, भाई लोग के सब नाना नाना बच्चा सोरा लीन बैठा सब। ये देखो इतनी जनता हमारे पास, देखो कितनी जनता उभी है अभी। 3 दिन बापड़ा किसान आप फोड़ा करी रहा और ये आधार कार्ड ने लेन लगा ली मेरे, मतलब आधार कार्ड ने पुठा कापी तो इन्होंने खात नहीं आली रहा आने खातर आला हम के तो मतलब हमने केवल लग गया कि मतलब सोपड़ी ना मतलब नकल लावो तो अब बीजा एक बार ना 5 हो रहा तो एक जन नकल माली जान बीजा हूँ करवाना। किसानों की शिकायत पर मैंने नगद विक्रय केंद्र थानला का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि वहाँ पे पीओएस मशीन बंद थी। मैंने तत्काल जिले स्तर पे बात की और मैंने तत्काल जो है ऑफलाइन तरीके से खाद के वितरण के निर्देश दिए और खाद का वितरण चालू हो गया है। अभी जितना स्टॉक है तो हमारा प्रयास ये है कि सभी लोगों को खाद मिल जाए, कोई भी खाद से वंचित न रहे। ये खाद लगातार आते रहेगा, उस हिसाब से हम सभी किसानों को उपलब्ध कराते रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी झाबुआ से दशरथ कट्ठा जुड़ रहे हैं। दशरथ, किसान लगातार परेशान हो रहे हैं, खाद उन्हें समय पर मिल नहीं पा रही है, लंबी कतारें देखने को मिलती हैं किसानों की, लेकिन उसके बावजूद भी किसान सिर्फ परेशान हो रहे हैं। दशरथ जी, गुंजन बताना चाहूंगा मैं कि जो यहाँ के जो अन्नदाता किसान है वो खाद पर निर्भर है, क्योंकि खेतियाँ जो फसल होती है वो खाद के बिना अधूरी रहती है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, जो मेरे पीछे जो एक गेहूं की फसल लगी हुई है, आप देख सकते हैं किस तरह गेहूं की फसल है। ये गेहूं की फसल बड़ी तो हो रही है लेकिन इनको खाद नहीं मिल रहा है और खाद के बिना ये फसल अधूरी है। इनको जब तक खाद नहीं मिलेगा ये फसल बड़ी नहीं होगी। और किसान सुबह से लेकर शाम तक तो कभी 2 से 3 दिन, कभी 3 से 4 दिन, कभी तो 8 दिन भी हो जाते हैं, लेकिन किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जबकि मध्य प्रदेश सरकार स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव कह रहे हैं कि किसानों को किसी तरह कष्ट नहीं होना चाहिए और खाद उनको समय पर मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी है वह किस तरह से लापरवाही कर रहे हैं और किसानों को खाद नहीं दे रहे। किसान लंबी लंबी लाइनें लगा रहे, कहीं कभी देखा जाए तो कभी इनके जूते चप्पल लाइन में लगा कर खड़ा रहना पड़ता है। बीबी उनकी जो बच्चे साथ में ले लेके आते हैं भाई, वो भी खड़ी रहती है, घंटों हो जाता है लेकिन इनका खाद नहीं मिलता है। ये किस तरह की व्यवस्था किसानों के साथ की जा रही है, क्योंकि किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर अधिकारियों की लापरवाही साफ दिख रही है। जी देखिए, बिल्कुल लापरवाही तो साफ देखी ही जा रही है, लेकिन जिस तरह से अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक किसान ऐसे परेशान रहेंगे, क्योंकि सरकार की ओर से तो ये बात कही जाती है कि किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी, कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन धरातल पर देखने को मिलता है कि कुछ और ही है। किसानों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं, किसान लगातार परेशान होते हैं। इस पर किसानों का क्या कुछ कहना है दशरथ, क्या किस तरह से नाराजगी उन्होंने जताई है? किसान तो साफ तौर से नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि किसानों का साफ तौर से कहना भी है कि राजस्थान जो पास के अंदर जो कुशलगढ़ तहसील है वहां पर किसानों को भरपूर खाद मिल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के जो थानला झाबुआ है यहाँ पर उनको खाद नहीं मिल रहा है। और वहीं किसानों का आरोप यह भी है कि जो मार्केट में काला बाजार का जो खाद मिल रहा है वो 550 से लेकर 600-700 रुपए में बोरी मिल रही है। किसान किससे खरीदेगा और किस तरह से खेती करेगा, क्योंकि उनकी उपज का दाम भी उनको सही नहीं मिल पा रहा है और इस तरह का महंगा खाद मार्केट से खरीदेगा तो किस तरह से खेती करेगा वो, क्योंकि किसान ज्यादातर निर्भर खेती पर ही रहता है। जी बिल्कुल दशरथ, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, जिस तरह से लगातार ये लंबी कतारें आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, किस तरह से किसान परेशान हो रहे हैं खाद के लिए, और उसके बावजूद भी उन्हें खाद मुहैया नहीं करवाई जा रही है। लगातार महंगे दामों पर उन्हें खाद की बोरियां बेची जा रही हैं और उनकी कई मांगे भी हैं। और अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से और कब किसानों की इन परेशानियों को खत्म किया जाएगा। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गोंडा की, जहां पर कोनहटा गांव आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के लिए संघर्ष कर रहा है।
गोंडा के कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र का कोनहटा गांव आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के लिए संघर्ष कर रहा है। समाजवादी पार्टी जहां पर शासनकाल में अगर बात की जाए तो पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई इस सड़क कई सालों से पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। सड़क की काली गिट्टी तक उखड़ गई है, लेकिन ना जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया और ना ही जिला प्रशासन ने कोई ठोस कदम उठाया। गोंडा बैराइच बॉर्डर पर बसे इस गांव के लोगों का कहना है कि चुनाव के समय नेता आते हैं, समस्याएं सुनते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सभी वादे धूल में मिल जाते हैं। मेरी मौजूदगी है कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र में आज, जहां पर मेरी मौजूदगी है उस सड़क की आपको दुर्दशा मैं दिखा रहा हूं कि पिछले कई सालों से इस सड़क की हालात जो है बदतर है। कई गांवों का इसी रास्ते से आवागमन है। जो ये गोंडा लखनऊ राजमार्ग है वो सीधे इस रोड को जोड़ता है। आपको इस रोड के साथ तौर पर जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा दे कि जिस तरीके से ये पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाई गई थी सपा के शासनकाल में। उसके बाद यहाँ पर एक बालू का खनन चला नकारा में। उसके बाद इस सड़क पर जो डंपर थे उनसे जो बालू ढुलाई हुई तो इस रोड की धज्जियां उड़ गई। 2014-15 में लगभग जब खनन हुआ यहाँ पर 2014 में, उस समय शायद सपा की गवर्नमेंट थी। सपा की गवर्नमेंट जब यहाँ पर खनन हुआ उसके बाद से इस रोड की हालात बदते बेहतर हो गई। और ग्रामीण मेरे साथ मौजूद है। भैया क्या नाम है आपका और इस रोड को लेकर क्या समस्या है? ये रोड बहुत गड्ढा है, इसमें रोड चलत नहीं बनता है। ये समस्या में बरसात में पानी भर जाता है रोड पे, इस पे चलना नहीं बनता है। ये हमारे सबके सड़क यही मौजूद है, आने जाने के लिए रास्ता यही है हमारी। ये रोड बहुत खराब है। कितने किलोमीटर ये लंबाई है जो मेन रोड को जोड़ रही है? ये लगभग हो कम से कम 3 किलोमीटर है, लगभग 3 किलोमीटर है लगभग। क्या चाहते हैं? ये रोड बन जाए, हम बनवाना चाहते हैं, ये रोड बन जाए। हमारे सबके रोड यही है आने जाने के लिए। ये जो स्कूली बच्चे हैं इनकी गाड़ी इसी रोड पर होके जा रही है, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो इस जो वैन है, इस वैन में पूरे जो स्कूल के बच्चे हैं वो भरे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए, जो बरसात का मौसम होता है तो बरसात में, भैया किस स्कूल से हैं आप? गायत्री विद्यालय से। इसी रोड से होके आप लोग परमानेंट जाते हैं? जी सर। कितनी खराब है रोड, कब से पड़ी है ये? बहुत दिनों से पड़ी है सर, बहुत दिक्कत होती है। आए दिन गाड़ियां खराब होती हैं, किसी ना किसी दिन गाड़ियां पलटने से बचती हैं। बच्चों को भी बड़ी दिक्कत होती है, उनके गार्जियन भी बहुत परेशान होते हैं। इसी रास्ते से हमको आना जाना पड़ता है। बरसात में कैसे जाना होता होगा जब पूरा ये भर जाता है? बरसात में सर मुझे मसौलिया बहुत दूर 5-6 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला के जाना पड़ता है। बच्चों को यहाँ से फिर पैदल निकालते होंगे, जो गांव का मुख्य मार्ग है ये? जी सर, जब नहीं आ पाती है गाड़ी, उस रोड पे कोई दिक्कत होती है तो गार्जियन कीचड़ में बच्चों को लेकर के गाड़ी तक पहुंचाते हैं। देखिए बिल्कुल जो साफ तौर पर जो ये गाड़ी निकली है, जो इसमें साफ तौर आप देख सकते होंगे जो बच्चे हैं जो स्कूल के लिए जा रहे थे उनको कहीं ना कहीं भी समस्या करना पड़ता है। गोंडा से अनादि टीवी के लिए भूपेंद्र तिवारी मेरी मौजूद। तो देखिए जिस तरह से अभी जो संवाददाता ने जानकारी दी है और ये तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। इसी सड़क से, ये जर्जर सड़क, इसी से गुजरने को लोग मजबूर होते हैं। लगातार ग्रामीणों की परेशानियां भी बढ़ती हुई नजर आती हैं, लेकिन कई बार अधिकारियों को इस बारे में जानकारी भी दी जाती है, बताया भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वह किसी भी तरह से कोई इसका हल नहीं निकाल रहे हैं। और इसी खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भूपेंद्र तिवारी जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र, देखिए एक बहुत बड़ा मामला है कि जब गांव वाले उस रास्ते से निकलते हैं, उस जर्जर सड़क से गुजरते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा परेशानी होती है, धूल से गुजरना पड़ता है और काफी गड्ढे भी उस बीच देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अधिकारियों को भी ये बातें कही जाती हैं, उसके बावजूद भी अब तक कार्रवाई नहीं की गई। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ लगातार सभी जो जनप्रतिनिधि उनको दावा दे रहे हैं कि गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया जाए, वहीं अगर बात करूंगा विधानसभा की जाए तो कोनहटा जो ग्राम सभा है इसकी अनादि टीवी ने इससे पहले भी एक बार खबर चलाई थी। लेकिन इससे पहले जब सपा शासनकाल था, सपा शासनकाल में ये
पीडब्ल्यूडी रोड बनाई गई थी, उसके बाद यहाँ पर जब बालू खनन हुआ तब इस रोड की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ गई। लेकिन आज स्थितियां इस रोड की इस तरीके से है कि इस रोड की पीडब्ल्यूडी की तो कहीं गिट्टियों के निशान ही नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन अगर बात की जाए कोनहाटा ग्राम सभा की, तो कोनहाटा ग्राम सभा के लगभग 1000 से ऊपर की आबादी है उस ग्राम सभा में, उसको आज आने जाने के लिए कहीं ना कहीं काफी समस्या करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए तो गोंडा बहराइच का जो बॉर्डर है, तो गोंडा का बिल्कुल लास्ट गांव है बहराइच बॉर्डर से सटा हुआ, क्योंकि ये लास्ट गांव पड़ता है, जिसको लेकर ये रास्ता जो देखी जाए ये भी लगभग बॉर्डर के समीप से ही बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो ग्रामीणों के पास बात करने के लिए गया तो ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर जब जनप्रतिनिधि आते हैं, जब उनको वोट लेना होता है, तो इस गांव में आते हो लंबे लंबे वादे करते हैं, उसके बाद अपना वादा करके उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। अपना वादा निभाने के लिए इस सड़क की दुर्दशा देखने के लिए ना तो यहाँ पर शासन प्रशासन से कोई आया, अधिकारी आया, और ना ही जो नेता है वो लौट के आए। लेकिन वादे चुनाव में किए जाते हैं, उन वादों को निभाया नहीं जाता है कि लगभग 10 साल से ऊपर हो गया जिस सड़क की दुर्दशा इसी तरीके से लगातार बनी हुई है। वहीं अगर बात की जाए तो जो ग्राम सभा के जो स्कूली बच्चे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दूर दराज से घूमकर वो स्कूल जाते हैं। जो ननिहाल बच्चे होते हैं, आप साफ तौर पर तस्वीरों में देखे होंगे, जो गाड़ियों में बच्चे भरे हुए हैं, ये बरसात में जाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी पड़ती है, क्योंकि गाड़ी या तो घुमाई जाती है 6-7 किलोमीटर दूरी से, या फिर बच्चों को ऊंची रास्ते से पैदल निकाला जाता है। तो आप इस तस्वीरों से समझ सकते होंगे कि आखिरकार इन बच्चों का इस बरसात में क्या हाल होता होगा। जब इनको छोटे बच्चे जो ननिहाल बच्चे हैं उनको स्कूल जाना होता है, लेकिन जनप्रतिनिधि और ना जो अधिकारी है वो अभी तक इस सड़क पर कोई हाल लेने के लिए नहीं है। काफी दिनों से इस सड़क की जर्जर अवस्था बनी हुई है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से कई बार हम लोगों ने मिला भी और इसकी शिकायत भी की, लेकिन उसके बाद भी इस रोड की अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, और देखिए इसे एक बहुत बड़ी लापरवाही कहा जा सकता है भूपेंद्र, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी इस बीच यहाँ देखने को मिल रहा है कि इतना अगर कहा जाए तो जर्जर हालात में ये रास्ता है, ये सड़क है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी इस पर इंतजाम नहीं किए गए। सुरक्षा को लेकर भी काफी ज्यादा लोग परेशान होते होंगे, किसान परेशान होते होंगे। खैर, अब देखने वाली बात होगी कब तक इसी तरह से ये सड़क ऐसे ही जर्जर रहने वाली है। भूपेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो ये वही मुद्दे हैं जो अनादि टीवी लगातार इनकी हकीकत दिखाता रहेगा, आपको बताता रहेगा। खैर, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए अनादि टीवी पर। नमस्कार।